नहीं, फिर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की बात करते हैं तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे आईपीसी है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन की हालत यह है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को आता है, और आता किसी को नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये पोजीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें भ्रम है कि आता है, और आता कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नहीं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, कि मेरे को जो सबसे ढंग से आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे कम और सीखेंगे ज्यादा, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हम अब सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका आधार क्या है। भाई हम इसके बेसिक की बात करें कि ग्राउंड क्या है, आधार क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई कह रहा है कि भाई गरम दल वालों ने हमें आजादी दिलाई, कोई कह रहा है नरम दल वालों ने हमें आजादी दिलाई। तो ये जो हमें इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता मिली, कोई वो एक दिन का या किसी एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं। नहीं, ये हमारा एक लंबा संघर्ष था, हमारी डिमांड थी, और उस डिमांड और विश्व के परिदृश्य में उस डिमांड का सेटलमेंट, इसके कारण हमारे को आजादी। सबसे पहले अगर आपसे कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये पूछते हैं कि जिस दिन भारत को आजाद करने का अंग्रेजों ने समझौता किया, यानी इंडिया को इंडिपेंडेंट करने का जिस दिन हमने समझौता किया, उस दिन हमने ये कहा कि भाई अंग्रेजों से जो समझौता हुआ, तो अंग्रेजों ने ये कहा कि हम आपको अप्रैल 1948 में आजाद करेंगे। कब करेंगे? अप्रैल 1948 में हम आपको आजाद करेंगे। यानी अप्रैल 1948 में हम आपको क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट करेंगे, आजाद करेंगे। और हमें आजादी कब मिली? क्यों? भाई जब अंग्रेज हमें ये कह रहे हैं कि 1948 में हम आपको आजाद करें। देखो, आजादी की जो कहानी है वो कहानी क्या है, तो बेसिक से बात करें तो हमारे यहाँ के इतिहास की बात करें तो हम गुलामी थे, स्टार्टिंग से गुलाम थे। हमारा कोई वो नहीं है कि हम कोई वॉरियर थे या कोई वो थे। हमारी लाइफ का जो भारतीय जनता की बात करें तो गुलामी से ही। सबसे पहले हमारे ऊपर तुर्कों ने राज किया, हमने गुलामी। ठीक। तुर्कों के बाद में फिर मुगल आ गए, फिर हमने मुगलों की गुलामी की। फिर रियासतों में हमने राजा महाराजाओं की गुलामी की। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, फिर हमने अंग्रेजों की गुलामी की। तो भारत के अगर इतिहास को उठा करके पीछे से देखें तो फंडामेंटल राइट जैसी कोई बात नहीं थी, कि व्यक्ति के बेसिक्स कोई राइट थे ये नहीं थे। अगर हम बात करें और पहले की, जब वैदिक युग की बात करें, उस वक्त इक्वलिटी थी। ठीक। समाज में राइट भी थे, डिसिप्लिन भी था। लेकिन बाद में हमने केवल गुलामी की, हमारा इतिहास में गुलामी के अलावा कुछ नहीं। ठीक। अब हम गुलाम थे और शुरू से गुलामी करके आ रहे थे, फिर अंग्रेज आ गए। तो मालिक ही तो चेंज हो रहा है, हमारे काम का नेचर थोड़ी चेंज हो रहा है। हमारी तो आदत में था कि हम गुलामी कर रहे थे। ठीक। तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले। सुना है ना? है। लॉर्ड मेकाले, है ना? सुना है ना? इसने आईपीसी बनाई। आईपीसी किसने? ये जो लॉर्ड मेकाले था, इसने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा, और इसने ये कहा कि साहब, हम यहां से जो कर्मचारी कहां पर, देखो अंग्रेजों ने क्या था,
अंग्रेज एक व्यापारिक देश था, और आप ये देख लेना कि वो टोटल मर्चेंट है, व्यापारी है, उन्हें पैसों के अलावा किसी से मतलब नहीं। आप एक बात बताओ, आज तक इतिहास में कोई अंग्रेज दिल्ली का शासक बना क्या? जैसे मुगलों के टाइम था, ये दिल्ली का शासक अकबर, फिर शाहजहां, बना क्या? नहीं। अंग्रेज आए, और अंग्रेज आने के बाद जितने भी बंदरगाह, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीन मोटे मोटे बंदरगाह यही थे। तो वहां से जब ये आए, तो अपनी कॉलोनियों को कहाँ बसाते? कहाँ पे? बंदरगाहों पर भाई, क्योंकि आने जाने में सुविधा रहती है ना भाई, ये एक ह्यूमन नेचर है। आज हम जयपुर में रह रहे हैं, आज कोई भी व्यक्ति भरतपुर का है और उसको जयपुर में मकान लेना है, कहाँ लेगा? तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि भाई मैं आगरा रोड पर, जगतपुरा में, मालवीय नगर में, इस तरफ। ठीक। सीकर रोड, यानी सीकर, झुंझुनू, गंगानगर के व्यक्ति की प्राथमिकता ये है कि मैं सीकर रोड पर। क्यों? कि गांव जाने में सुविधा रहेगी, चाहे साल में एक बार जा रहा हो, 2 साल में एक बार जा रहा हो, लेकिन सोच क्या है? इधर से गांव जाने में सुविधा। अजमेर रोड का व्यक्ति है तो वो भी यही चाहिएगा कि भाई मैं अजमेर रोड की तरफ। तो हर व्यक्ति, तो अंग्रेजों की भी यही सोच थी कि उन्होंने भी अपनी कॉलोनियां कहाँ बसाई? बंदरगाह। भाई हाँ, 3 प्रेसिडेंसी राज्य कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स थे, और यहाँ से फिर उनको आने जाने की क्या रहती थी? सुविधा रहती थी। तो इसलिए अपनी कॉलोनी, ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली तो भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कौन? जब लॉर्ड अल्बर्ट, ये अपने अल्बर्ट हॉल बना हुआ है ना, वो भारत में आया था। प्रिंस अल्बर्ट उस वक्त, है ना, उसने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी, भारत की राजधानी। उससे पहले तो कलकत्ता ही क्या थी? राजधानी। जहां रह रहे थे वही राजधानी। उनको क्या मतलब दिल्ली में क्या चल रहा है? कि दिल्ली में 3 जने आए बम फोड़ के चले गए, क्या मतलब उनको? उन्होंने राजधानी कहाँ बना रखी थी? कलकत्ता। बाद में जब अल्बर्ट आए, और ये जो हमारा राष्ट्रगीत, गान चोरी जो था, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी? प्रिंस अल्बर्ट की प्रशंसा में ही लिखा गया था। जो जन मन गण अधिनायक, उनकी प्रशंसा में लिखा गया था कि उन्होंने किसे? प्रिंस अल्बर्ट को क्या बताया? जन मन गण का भाग्य विधाता होता है, कि आप भाग्य विधाता। नहीं। तो हमारा राष्ट्रगान जो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, वो किसके लिए गाया था? अल्बर्ट की प्रशंसा में गाया। तो वो वहां रहते थे, और उनको केवल ये मतलब था कि मेरे यहाँ पैसा आ जाना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे क्या है, अपना व्यापार बढ़ाने लगे। अब जो आदमी आपके घर में आ गया और वो देख रहा है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इन्होंने आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। पैसे हमारे पास है, मतलब तू ले, तू ले, आपस में लड़ो। तो इन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाना शुरू कर दी। और फिर ये क्या करते? जैसे एक राज्य को जीत गए, जैसे मान लो अंग्रेजों की सेना, ये सेना है, इस सेना ने इस राज्य को जीत लिया। जीतने के बाद में यहां से कोई भी अंग्रेज उस स्टेट में राजा नहीं बनता था। जिस राजा को हराया है उसी को राजा बना दो, क्योंकि उनको पता था कि जनता विद्रोह नहीं करेगी। और फिर इस पे शर्तें इम्पोज कर दी जाती थी कि भाई आपको इतना रेवेन्यू जमा कराना है, भाई आपको क्या करना है?
इतना रेवेन्यू जमा कराना। तो भाई साहब की ड्यूटी क्या थी कि रेवेन्यू कलेक्ट करके और पैसे जमा कराना। नाम मात्र का क्या होता था, राजा होता था। फिर इसने एक चीज और, अब इस राज्य को जीता है, किससे जीता है? सेना से। अब इस सेना का खर्चा कौन देगा? अंग्रेजों की सेना है तो राज्य क्यों देगा? तो फिर ये संधि जब होती तो इनसे क्या कहता कि भाई आपकी सुरक्षा के लिए मैं मेरी सेना भी आपको दे रहा हूं, कि मेरी सेना आप ही के राज्य में। किस नाम पे? उस राज्य के प्रोटेक्शन के नाम पे। और फिर खर्चा कौन उठाएगा सेना का? और वो सेना प्रोटेक्शन किसको करेगी? तो अब यहां पर ये सेना इस राज्य में खा रही है, पी रही है, रह रही है, इनको पैसा मिल रहा है, इनकमिंग फुल, आउटगोइंग। अब इस राज्य को जीतना है तो सेना कहां से आएगी? इस राज्य से। फिर जीत गए, फिर सेना को बांट दिया, आधी इसको दे दी, आधी। फिर सेना बढ़ा ली, फिर ये राज्य जीतते गए, सेना बढ़ती। और उसी स्टेट में खा करके, और हमने क्या किया? अंग्रेजों की गुलामी। ठीक है, और हम पे शासन करके चले गए, हमारी ही कमजोरी की वजह से। तो अंग्रेजों ने ये काम न केवल भारत में किया बल्कि पूरे विश्व में। आगे बात समझ, इसको बोलते उपनिवेश, कि अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट बना देश को। अब ये सब सबऑर्डिनेट हो गए। अब सबऑर्डिनेट हो गए तो वहां पर क्या होता कि भाई काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए कि नहीं, और काम किस में हो? अंग्रेजी में। और यहाँ वालों को अंग्रेजी है। तो मैकाले ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम जिन जो उपनिवेश हैं वहीं से लोगों को यहाँ बुलाए, उन्हें अंग्रेजी सिखाए। अंग्रेजी सीखने के बाद में वो व्यक्ति क्या करे? वापस जाकर के काम करे तो वो सस्ता पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले के इस प्रस्ताव को इंग्लिश पार्लियामेंट में पास कर दिया। फिर इन्होंने हर उपनिवेश से व्यक्तियों को बुलाया। जैसे एक पिक्चर आई होगी वीर, उसमें गए थे कि नहीं गए थे? फिर ये वहां चले गए, कहां पर? इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने के बाद में इन व्यक्तियों ने वहां पर जाकर देखा क्या? डेमोक्रेसी। आग थोड़ी बंद करेगी। इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स। हम देखेंगे यार यहाँ तो बड़ा मजेदार है काम। हर व्यक्ति बोल सकता है, सारे काम कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। नहीं, ऐसा अपने आप ही होना चाहिए। नहीं, वो जो लोग वहां गए थे उन्होंने ये जो सारा सिस्टम देखा, फिर भारत आए और उन्होंने कहा कि हम बाबू नहीं बनेंगे, हम नेता बनेंगे। और वो भी डिमांड करने लगे क्या? स्वराज की, कि जैसा इंग्लैंड में हो रहा है वैसा ही यहाँ पर भी शासन होना चाहिए। आगे बात समझ में। धीरे धीरे इन्होंने कुछ एक्ट पास किए, 1909 का, 1929 का, 1945 का, 1872 के कुछ एक्ट पास करके धीरे धीरे इन्हें संतुष्ट करते रहे। अब अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल ये रही कि यहां से बुलाकर लोगों को अपना सिस्टम दिखाया। धीरे धीरे फिर लोगों को कहानी भी सुनाई कि भाई वहां मजा आता है। नहीं, सलमान खान जाकर के बुग्गी पकड़ ली, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं हुआ। तो फिर धीरे धीरे हम डिमांड करने लगे, वो एक्ट बनाते रहे।
फिर क्या हुआ कि एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, हर देश से पैसा आ रहा है, तो इंग्लैंड पैसे वाला होगा कि नहीं होगा? देखो, एक तो है इंग्लैंड और एक है यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना? इसमें नीदरलैंड वगैरह कुछ राज्य और हैं, कुछ देश और मिलकर के एक बन। तो ये यूके क्या हो रहा था? पैसे वाला हो रहा था, नहीं? के फोन ले तारा, फोन ले स्पीकर, तारा बुआ जी। स्पीकर बंद कीजिए, है ना? तो ये क्या हो रहे थे? पैसे वाले हो रहे थे। तो अब पड़ोसी दो राज्य थे, कौन कौन? इटली और जर्मनी। कितने? दो राज्य, इटली और जर्मनी। अब यार, पड़ोसी के पास पैसा है और हमें वो सिस्टम पता चल गया कि किस सिस्टम से पैसा कमा रहा है, तो हमने ये सोचा कि ये इतनी दुनिया को लूट रहा है यार, अगर हम इसे लूट ले तो। कुवैत ने क्या किया? इराक को पैसा दिया, सद्दाम हुसैन से उसने पैसे मांगे कि भाई पैसे दे। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया? वो कहा तेरे को पैसे चिकाएंगे, इससे तो अच्छा कुवैत को लड़ाई करके जीत ही लो। 6 घंटे में तो कुवैत पे कब्जा कर लिया था। तो वो कहा पैसे देने से बढ़िया क्या है, कब्जा कर लो। तो वो कहा बाकी सारा भी हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इराक और कुवैत का युद्ध यही तो था। कुवैत सबसे पैसे वाला देश था, नहीं? कुवैत ने इसको कुछ पैसे उधार दे दिए, इसने कहा पैसे दे, वो कहा भाई पैसे खाएंगे। फिर वो कौन था, है इराक का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हुसैन, क्या नाम था, जिससे फांसी हुई थी ना यूएनओ में, दे दी, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने सोचा कि भाई हम पैसे दे, घंटे 2 घंटे में तो इसको जी जात की नक्की करते, ये भी हमारा और इसके पैसे भी हमारे। तो इटली और जर्मनी ने क्या सोचा, अगर हम इस यूके को ही जीत लें तो फिर सारा पैसा ही हमारा, नहीं? इसलिए इन दोनों ने, और एक एशियाई देश, कौन सा? जापान। इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, ठीक? और इस योजना का जो सूत्रधार था वो था हिटलर। कौन था? इन सबने एक योजना बनाई, क्यों ना यार इनको हराते, इस इंग्लैंड को जीत ले, तो अपने आप ही पूरे विश्व पर हमारा शासन हो गया, नहीं? तो 1942 की बात है, 1942 में, 1942 में, इधर हम भी कई सालों से क्या कर रहे थे? सुराज सुराज सुराज, इंग्लैंड जैसा होना चाहिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा क्या है कि ये जो लड़ने वाले चारों देश थे, ये तो हो गए जीरो। भाई जो लड़ाई करेगा बर्बाद तो हो गई, ठीक? और दो शक्तियां उभर करके आई, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो शक्तियां उभर करके सामने, युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद में इन्होंने कहा कि युद्ध के दोषी कौन है? इटली, जर्मनी और जापान, ठीक? फिर इन्होंने एक यूएनओ बनाया, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्या, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या बनाया 1945 में?
जब युद्ध खत्म हुआ तो एक सारे देशों का एक समूह बताया जिसको इन्होंने नाम दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक। इन सब ने इनको दोषी पाया कि भाई आपकी वजह से ये युद्ध हुआ। फिर बाद में जब एनालिसिस किया उसके दौरान तो उन्होंने ये कहा कि युद्ध की मेन जड़ तो कौन है, कि भाई यूके को कौन राइट देता है कि दूसरे देशों को पहले गुलाम बनाए और उनसे पैसा वसूल करे। ये बात तो कहाँ से सही है। और अगर ये गुलाम बनाकर पैसा वसूल नहीं करता तो क्या हो जाता है, वॉर ही नहीं होता। भाई ये अपना जीता और सारे अपने जीते तो ये वॉर ही नहीं होता। इसकी वजह से ये हुआ। तो युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ये जो उपनिवेश बना रहा है ना, सबऑर्डिनेट स्टेट्स बना रहा है, ये सबसे गलत है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई यूके को कहा कि आप इन जितने भी देशों को उपनिवेश बनाया है इन सबको क्या करो, इंडिपेंडेंस दो, आजाद करके फ्री करो। क्या करो, इंडिपेंडेंस दो और आजाद करके फ्री करो। अब ये यूके था, और यूके का मतलब नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहता है कि इंग्लैंड क्या है, ए स्टेट ऑफ मर्चेंट्स, क्या है, केवल एक व्यापारियों का देश है, कभी जीत लो। ये कौन थे, व्यापारी। अब ये मरते मरते भी दिमाग लगाएंगे और क्या बोले। अब वहां पर क्या था, इन दो देशों की लड़ाई हो रही थी, उसका फायदा उठाया क्या, यूएसए चाहता था कि कैपिटलाइजेशन क्या हो, बढ़े। और वो क्या चाहता था, सेकुलर सॉरी सोशलिस्ट समाजवाद बढ़े, यानी साम्यवाद बढ़े, सरकार का शासन चले। और वो किसको सपोर्ट कर रहा था, डेमोक्रेटिक स्टेट्स को। कौन, अमेरिका। तो इसने एक पेज फंसाया, इन्होंने ये कहा यूके ने कि मैं मेरे जितने भी उपनिवेश है उनको छोड़ दूं, लेकिन मेरी कंडीशन, कंडीशन क्या है भाई, मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन ये है कि मैं इन सबको आजाद तभी करूंगा जब यहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए। अब अमेरिका का स्वार्थ आ गया, इन्होंने कहा कि जितने डेमोक्रेटिक स्टेट होंगे वो किसको सपोर्ट करेंगे, यूएसए को। तो वो कहा जितने स्टेट सपोर्ट करेंगे उतना ही। और वो कहा इसके पास तो बहुत सारा माल पड़ा है, नहीं पड़ा क्या। तो वो कहा ठीक है ठीक है, अमेरिका ने हाँ भर दी। यूएसए ने कहा ठीक है भाई। अब जब ये समझौता समझौता सारी चीजें हो गई तो उसके बाद में अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों को कहा कि भाई साहब हम युद्ध में गए थे आपके साथ लड़ने, आपने ये कहा था कि आप हमें आजाद करो। कहा, भाई माउंट बेटन को भेजा इन्होंने, बिल्कुल आपको आजाद करने के लिए तो आया हूं मैं, बैठो, आजादी की शर्तें लिखते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि काम करो आप, अप्रैल 1948 में हम आपको आजाद करते हैं। हमने वहां यूएनओ में एक बात की कि पहले आप अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट बना लो, हम आजाद करते। इसलिए आप एक काम करो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, और जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये लगेगा कि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है तो हम आपको क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, आप अपने मजे करो। ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब इसके लिए क्या करें, क्या करें। तो हमने क्या किया कि भाई
बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई। क्या बनाई? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इनडायरेक्ट रूप से लोगों से चुनाव करवाया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अंग्रेजों 1919 में एक वो बांध दिया था, क्या बीज बो दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करवा दिया, कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग। जब आजादी की बात हुई तो मुसलमानों ने ये कहा कि भाई हमारे को हमारा स्टेट दो, हमारे को हमारा स्टेट। गांधी जी ने ये कहा कि कोई बात नहीं है। भाई गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आप अलग मतों, वहां का नेतृत्व कर रहे थे जिन्ना, ठीक। और जिन्ना की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं बनती थी, ठीक। तो जिन्ना ने पूछा कि भाई क्या बात है। तो प्रधान उन्होंने पूछा, महात्मा गांधी ने जिन्ना से, भाई तुम्हारी इच्छा क्या है, कि अगर तुम डिवाइडेशन किस शर्त पे रोक सकते। तो जिन्ना ने बोला कि मैं एक ही शर्त पे डिवाइडेशन रख सकता हूँ कि अगर वजीर आजम हिंदुस्तान का मुझे बनाया जाए। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप भारत के क्या हुए, वजीर आजम। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि मैं जिन्ना को मेरे ऑफिस में चपड़ासी नहीं बनाऊं और आप वजीर आजम की बात करें। महाभारत क्यों आता? द्रौपदी के कुछ शब्द थे, क्या कि अंधे का बेटा अंधा। और भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन का रीजन यही था कि उसने जिन्ना से ये बोला कि वजीर आजम तो दूर, मैं अपने ऑफिस में पियोन नहीं लगा। और जिन्ना पता है कौन था? जिन्ना एक लर्नेड काउंसलर एडवोकेट था जो अपनी प्रैक्टिस कहाँ करता था? केवल प्रिवी काउंसिल। बहुत लर्नेड एडवोकेट। बस यही दो बात थी जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग करा था। जिन्ना कितने दिन जिया आजादी के बाद? 4-5 महीने। अगर वो 4-5 महीने उसे वजीर आजम बना देते तो न तो भारत पाक अलग होते और न भारत पाक की समस्या पैदा होती। नहीं, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया। इस प्रकार से मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से 99 सीटें थी इनकी, वो हट गई। ये क्या हुआ? अपने आप को हटा लिया कि भाई हम हमारा अलग देश मानते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पार्ट नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गठित हो गई 9 नवंबर 1946 को, 1946 को, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, ठीक। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो भी होती है उसको क्या करते हैं कि जो सबसे सीनियर एक अध्यक्ष होता है वो इसको शपथ दिलाता है। जब तक आप शपथ नहीं लेते, ओथ नहीं लेते, तब तक आप उस असेंबली के मेंबर नहीं होते। ओथ सेरेमनी आपने देखा होगा, चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में जितने भी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, इनको क्या दिलाई जाती है? ओथ दिलाई जाती है कि नहीं? ओथ दिला तो, और ओथ दिलाने, जो व्यक्ति से ओथ दिलाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेम्प्ट स्पीकर। जो भी सीनियर होता है वो क्या करता है, इनको ओथ दिलाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम्प्ट स्पीकर। वो इनको शपथ दिलाई। फिर ये असेंबली क्या करती है, अपना अध्यक्ष चुनती है। आगे बात समझे, प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो शपथ दिलानी थी, इसलिए जो सबसे सीनियर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उनको इन्होंने स्पीकर बनाया। कैसे? प्रोटेम्प्ट, समझ गए ना? केवल शपथ दिलाने के लिए।
इसलिए कई बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था और चुना हुआ, इलेक्टेड। फिर ये जब सारे मेंबर बन गए तो इन्होंने इलेक्शन किया किसका, स्पीकर का, और किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी 12 नवंबर 1946 को क्या बनाया, स्पीकर, अध्यक्ष बनाया किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। समझ गए। ये 2-3 दिन ही रहा था। क्यों रहा था, केवल शपथ दिलाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में असेंबली ने इलेक्ट कर लिया किसको, राजेंद्र प्रसाद। अब फिर अब क्या है कि असेंबली में कमेटियां बनना शुरू हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर वो है, जैसे जयपुर नगर निगम है, नगर निगम के बाद में एक तो महापौर हो गई, फिर हम क्या करते हैं, कमेटियां बनाते हैं। उस कमेटी में एक को सभापति सदस्य बनाते हैं कि नहीं बनाते। इसी प्रकार वो का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो क्या ड्राफ्ट कौन करेगा, तो ड्राफ्ट कौन करेगा। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, इसलिए इन्होंने सबको देखा तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन था उसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ये 4 बार पीएचडी, और वो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से, नहीं, विश्व की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने क्या बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में पूरा हुआ, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज। कई लोग ये कहते हैं कि साहब टीप करी तो बनाया था। तो एक बात बताओ, हमारा इतिहास में कुछ था क्या गुलामों के अलावा। अंग्रेजों 1935 में हमारे को व्यवस्था दे रखी थी, आधी तो हमने वो रख ली। फिर हमने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, फिर जो बातें बढ़िया बढ़िया लगी वो चेपते गए। हमें तो जब लास्ट में गए तब पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन भी डालते हैं, और डेफिनेशन कहाँ आती है, स्टार्टिंग में, जब तक कि हमने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। तब जाके हमें पता चला, तो हमने 260 कहाँ पर 366 में डेफिनेशन डाली। लेकिन आप सोचो कि उस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी। अगर आपको ये कहें कि 2 साल में आपके आरजीएस की सिलेबस के नोट्स बनाने बन जाएंगे क्या, लिख करके आज पूरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, फिर उसमें से जो हमारे काम की बातें निकालना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना। तो आप ये सोचो कि वो आदमी कौन, भीमराव अंबेडकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कितना सोया होगा, नहीं, कितना सोया होगा। ठीक। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, टारगेट कब दे रखा था, 48 में पूरा करने का, अप्रैल 48 में। लेकिन भाई साहब अब हमारे यहाँ गदर शुरू हो गई। कौन सी बात, गदर का रीजन कौन है, लोग महात्मा गांधी को मानते हैं रीजन किसका, डिवाइडेशन का। डिवाइडेशन का रीजन पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब हमारे यहाँ पर डिवाइडेशन के दंगे शुरू हो गए थे ना, तो क्या हुआ, महात्मा गांधी का तो एक ही काम, अपना उठे और जहां पर भी दंगे हो रहे थे वहां जाकर आमरण अनशन। फिर दोनों समुदाय के जो भी नेता थे वहां जाते, मनाते, दंगे खत्म कर रहे थे। बंगाल गए हुए थे, इधर दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
अधिवेशन में भाषण हुआ, भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, और बाकी कौन, अपने क्या नाम है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं ने यह भाषण दिया कि भाई साहब, इस शरीर का अगर कोई अंग खराब हो जाए ना तो काटना ही बेटर रहता है। तो वो कहता अब ये सड़ चुका, काट दो। जब गांधी जी आए तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में बिठा दिया गांधी जी को और बोला कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर बोला तो अन्ना हजारे जैसी हालत कर देंगे तेरी। अन्ना हजारे के साथ क्या हुआ, आंदोलन हुआ, इनको सरकार बनानी थी, ये सरकार बनाया। अन्ना हजारे ने अपने प्रिंसिपल लेकर के आए, अन्ना हजारे को खत्म कर दिया, अस्तित्व खत्म कर दिया। आप पार्टी वालों ने जो जो उस वक्त जुड़ा हुआ था किससे, उस आंदोलन से, सबको साइड कर दिया। किरण बेदी, कुमार विश्वास, सबको। राजनीति इतनी बुरी चीज होती। जब अधिवेशन में हुआ, अधिवेशन में था क्या, डिवाइडेशन पारित हो गया। पारित होने के बाद में दो बातें हुई। अब ये लेकर के आए किसके पास, गांधी जी के पास प्रस्ताव, किसका, डिवाइडेशन का, कि वो साहब फ्री करो। तो ठीक है। तो जब गांधी जी उस पर साइन कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात लिखी डिवाइडेशन के ऊपर कि प्रकृति ने भारत को बहुत सुंदर नक्शा दिया। सही बात है कि नहीं? नहीं, भारत का नक्शा सुंदर है। बाकी देशों का उठा के देखो, एक पत्थर से उठा लो ये हॉलैंड हो गया, एक डंडे से उठा लो ये पोलैंड हो गया। ऐसे ही नक्शे हैं। सुंदर नक्शा तो भारत का ही है। फिर उन्होंने कहा कि आज वो नक्शा बिगड़ने जा रहा है, इसलिए मैं हृदय पर पत्थर रखकर, आंखों में आंसू भर के इस समझौते पर इस आशा के साथ साइन कर रहा हूं कि एक दिन भारत और पाक दोबारा से एक होगा। ठीक। फिर उसने साइन किए। एक केस है संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें जन गण, वो सॉरी, वो लिखा हुआ ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो वो क्या साहब, सिंध को हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत का भाग नहीं है, ये पाकिस्तान का भाग। उसकी जगह जम्मू जोड़ दो कि पंजाब जम्मू सिंध मराठा, कश्मीर जोड़ दो, लेकिन सिंध को हटा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया, उसमें भी ये बात कही है। कौन सी, ये जो सिंध वर्ड है महात्मा गांधी के उस आशावाद का प्रतीक है कि एक दिन भारत और पाक एक होगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंध शब्द को राष्ट्रगान से नहीं हटाया जाएगा। ठीक, समझौता हो गया। अब सबसे बड़ी गलती क्या हुई, एक बात बताओ, सेक्युलर स्टेट और रिलीजियस स्टेट में क्या अंतर होता है? भाई सेकुलर स्टेट और है, और उसमें क्या अंतर होता है? अब इन्होंने क्या किया कि इंडिया को तो सेकुलर स्टेट बना दिया और पाकिस्तान को रिलीजियस स्टेट बना दिया, और ये कहा कि भारत में तो सब लोग रहो और पाकिस्तान में केवल मुस्लिम रहेंगे। अब ये बात आम जनता को समझ में आएगी क्या? आम जनता ने तो क्या सोचा कि मुसलमानों के लिए अलग देश बना दिया, तो मुसलमान तो अपने देश में जाओ, बाकी कहाँ रहेंगे, हिंदुस्तान। अब वहां से हिंदुओं को भगाना शुरू किया। वो हिंदुओं ने यहाँ आकर के बताया कि हमारे को भगा दिया भाई साहब, तो वो कहते हम भी भगाते हैं। फिर इन्होंने भी भगाना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई।
दंगे फसाद। अब जब किसी देश में दंगे हो रहे हैं, दो समुदाय आपस में काट फाइट मरा रखी, गदर पिक्चर को देखना, उसका स्टार्टिंग सीन आपको बहुत बुरा लगेगा कि वो पोजीशन अगर किसी स्टेट में हो रखी है, तो अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना। और इन्होंने क्या कहा था कि अप्रैल 1948 तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, हम उसको देखकर, और जब हमें लगेगा कि आप सरकार चला सकते हो तो उन्होंने देखा कि अरे यार, या तो युद्ध हो गया, उस असड़ा पे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इनकमिंग तो बंद उल्टा। तो इन्होंने कहा कि आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, आप तो डिवाइड हो। और 14 अगस्त 1947 को तो इन्होंने पाकिस्तान को, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया, और होगा तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और हम इतने सक्षम थे क्या कि ऐसे दंगों से निपट सकते? उसी का परिणाम भारत पाक आज तक एक नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान आज तक एक नहीं। बाद में अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया कि अगर आज भारत और पाक एक हो जाए तो लोगों के हथियार कैसे बिकेंगे, व्यापार खत्म हो जाएगा नहीं हो जाए? वो आज एक नहीं हो। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयास किया, क्या क्या किया कि भारत पाक को वापस एक करें। उन्होंने बस भी चलाई, ट्रेन भी चलाई, खुद भी गए, बुलाया भी। इंटरनेशनल दबाव इतना आया कि भारत को कारगिल युद्ध झेलना पड़ा। अगर हम भारत पाक को एक करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा कि हमें एक युद्ध झेलना। अब ये इंटरनेशनल स्तर की बात हो गई कि भारत और पाक को एक होने नहीं दिया। बाकी कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, वह कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो, बस वही लड़ाई। उस वक्त हमारे दादाजी को काट दिया था, और उसके बाद दादाजी को काट दिया था, ये लड़ाई। फिर हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद इन्होंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन देखना था वो देखा, पसंदीदार चल दिए। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने सबने साइन कर दी कॉन्स्टिट्यूशन पे। लगभग 246 लोगों ने साइन किए। साइन करने के बाद में अब हमारे दिमाग में पहली रात को एक बात आई, अरे वो अगर कोई भी एक्ट बनता है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है। भाई कोई एक्ट बनता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है, नहीं? तो रात को कौन सी है, 26 नवंबर को तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया। 25 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला? प्रेम पेपर डाला। और हर एक्ट का क्या होता है? उद्देश्य। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया? प्रेम्बेबल। वो कि यार फिर हमें जैसे जैसे किसी ने बताया कि यार ये भी होता है, तो हमारे को याद आया कि हमारी भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बेबल दिया। प्रेम्बेबल हमारी बड़ी सुंदर एक कविता की तरह ही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बेबल एक उसी की तरह। उसमें क्या है कि सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा कि वी, क्या कि वी पीपल ऑफ इंडिया
इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इट। हम भारत। फिर हम क्या कर रहे हैं? एक दृढ़ संकल्प होकर क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं। वो बचपन में सोगन नहीं खाते क्या? वैसे ही पानी उठा करके सोगन खाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? दृढ़ संकल्प होकर के प्रण ले रहे हैं कि हैविंग सोलेमनली रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम दृढ़ संकल्प होकर के भारत को कैसा बना रहे हैं? तो हम भारत को दृढ़ संकल्प होकर के किस प्रकार का स्टेट बना रहे हैं? तो सबसे पहले सोवरन, यानी सोवरन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सोवरन स्टेट कौन सा होता है? यस, कौन सा होता है सोवरन स्टेट? किसे कहेंगे? फ्री स्टेट का मतलब? आज यूएनओ का हम डिसीजन नहीं मानते। यूएनओ का डिसीजन नहीं मानेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मान लो कि हमारे को यूएन, हमने मानो पाकिस्तान पर हमला करना है और यूएनओ ये कह रहा है कि नहीं करोगे, तो हम यूएनओ की बात माने कि नहीं माने? सोवरन स्टेट का मतलब वो होता है। तो अगर एक बात बताओ, हमने कल को उससे समझौता कर लिया, किससे? रसिया से, कि भाई हम आप ही से तेल खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे। फिर हम बाद में रसिया को कह देंगे नहीं भाई, हम तो इससे खरीदेंगे, हम सोवरन स्टेट है। सोवरन स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे मन मर्जी कर सकते। सोवरन स्टेट का मतलब होता है कि वो स्टेट जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी बनाने में स्वतंत्र होता है, उसको हम सोवरेन स्टेट कहते हैं। सोवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है? कि वो स्टेट जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को बना। फिर दूसरा वर्ड दे रखा है इन्होंने, सोशलिस्ट, है ना? दूसरा वर्ड क्या दे रखा है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देखो दो प्रकार के होते हैं। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर एक है अंबानी साहब। अंबानी साहब पैसे कमाएंगे तो किस पे खर्च करेंगे? मैं अपने बिजनेस पे, अपनी फैमिली पे। अब उनकी वाइफ 3 लाख रुपए की चाय पीती, बताई, पिएगी तो पिएगी, कमा रहा है उसका आदमी, खुद भी कमा रही है। नहीं, अगर ये सरकारी कंपनी को पैसा आ रहा होता तो सरकारी कंपनी का मैनेजर 3 लाख की चाय पी लेता क्या? वो कहता है कमा तो मैं ही रहा हूं। तो अगर जो रिसोर्सेज हैं जितने स्टेट के पास में रहेंगे, उनसे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो इनकम के रिसोर्सेज हैं उन पर अधिक से अधिक स्टेट का कंट्रोल। समझ गए? फिर इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। क्या वर्ड दे रखा है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी कोई धर्म नहीं, यानी भारत का कोई धर्म
राज धर्म नहीं है। ठीक है, तो सेकुलर पहला कौन सा हो गया? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल। यानी सरकार के, जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक स्टेट। और लास्ट में रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम का इलेक्शन होता है उसे रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? आगे बात समझ। तो इंडिया क्या हो गया? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे बात समझ। तो हम यानी कौन? वी पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? कैसे? हवा में नहीं, कैसे? दृढ़ संकल्प लेकर। सेक्युलर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये तो हमने क्या बना दिया? हमारे देश का नेचर बना दिया कि हमारे देश की सरकार कैसी होगी? सॉवरन होगी। कैसी होगी? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारे देश की सरकार का क्या है? नेचर, प्रकृति। हमारे देश की सरकार किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की। यानी हम इस नेचर का क्या करेंगे? देश बनाए। और इस देश में हम लोगों के अधिकारों की गारंटी लेते हैं। कौन कौन से अधिकार? सबसे पहले जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। उसके बाद लिबर्टी, किस चीज की? यानी विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की, वर्कशिप की। उसके बाद में इक्विलिटी। इक्विलिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इन तीन की हम क्या करते हैं? गारंटी लेते हैं। किसकी? पहला जस्टिस, फ्रीडम और इक्विलिटी, है ना? तीन तरह की हो गई ना। पहला तो जस्टिस, तीन प्रकार का जस्टिस हो गया। फिर उसके बाद में फ्रीडम हो गई, है ना? और इक्विलिटी, ठीक। ये तीन चीजों की हम गारंटी लेते हैं। अब एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट में क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है? फंडामेंटल राइट में क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल? फंडामेंटल राइट पब्लिक को, व्यक्ति को अधिकार देता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के पार्ट। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक रोड बन रहा है, हाईवे, जैसे मोदी जी वो बना रहे हैं बुलेट ट्रेन।
अब ब्लू ट्रेन हमारे फंडामेंटल डायरेक्शन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें भी हमने ये दे रखा है कि विकास करेगा। तो सरकार क्या कर रही है, बुलेट ट्रेन बना रही है। अब आपकी जमीन उस बुलेट ट्रेन के नीचे जा रही है, वहां पिलर बन रहा है, तो आपका हिट इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब दो हित टकरा रहे, या तो देश के लिए बुलेट ट्रेन बने या आपकी जमीन बचे। ऐसी सिचुएशन में क्या हो, तो इन्होंने दो वर्ड दे रखा है, देश की गरिमा, अखंडता और गरिमा। ये तो हो गया क्या, पब्लिक इंटरेस्ट। और व्यक्ति की, देश की एकता और अखंडता, और व्यक्ति की क्या, इंटीग्रिटी यानी गरिमा के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों के बीच में क्या हो जाए, सामंजस्य बना रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रेटर्निटी बढ़ाएंगे, बंधुता को बढ़ाएंगे। आगे बात समझ में, यानी इसको बोलते हैं क्या, सामंजस्य का सिद्धांत, कि दोनों के बीच में हम, इसलिए आज कितनी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को हम क्या करेंगे, इसे अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं। और बनाने वाले कौन है, हम, वी पीपल ऑफ इंडिया। और अडॉप्ट करने वाले कौन है, तो हम ही ने बनाया और हम ही उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ अडॉप्शन, है ना, आत्मार्पित। समझ गए, जो लास्ट वर्ड दे रखा है ना, आत्मार्पित, यानी बनाने वाले कौन। तो इस प्रकार से हमने प्रेमेबल बनाई। प्रेमेबल को हम कल डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी 5 मिनट बाद में हम कौन सा, बीएनएस पढ़ेंगे। आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, है ना।